स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और प्रज्ञा। और आज आपके सामने हम 3 मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। मुद्दा नंबर 1, राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की बेसिर पैर की राजनीति, सामने आया सोमनाथ टूलकिट। मुद्दा नंबर 2, क्या राहुल गांधी को न्याय यात्रा से चुनावी फायदा होगा। और मुद्दा नंबर 3, गोदी मीडिया की बेशर्म सांप्रदायिकता। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर जो राजनीति हो रही है। जैसे जैसे 22 जनवरी के हम करीब जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिरों में झाड़ू पोछा लगाते हुए दिखाई देते हैं। शंकराचार्य के खिलाफ टूलकिट शुरू हो गया है, उन्हें मुस्लिम परस बताया जा रहा है, विपक्ष पर लगातार हमला हो रहा है। यानी कि कोशिश सिर्फ एक है कि बीजेपी की सेवा करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करो। उन्हें विष्णु का अवतार पहले ही बताया जा चुका है। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगे भाषा से। अभिसार, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 100% कवरेज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इर्द गिर्द है। चाहे झाड़ू लगाते हुए वह दिखाई दे या फिर जिस तरह से रथ चल रहे हैं, जिस तरह से सारे शहर बस्तियों में प्रचार चल रहा है, किसी भी तरह की और कोई खबर ना हो। 100% सिर्फ मोदी जी और राम जी हों। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि एक सोमनाथ टूलकिट सामने आ गया, जबकि सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण था या रिकंस्ट्रक्शन था, वो हालात अलग थे। एक बात तय है, जो मोदी जी कहें वही सही, बाकी मायने नहीं रखता। मीडिया और प्रचार तंत्र ऐसे ही चल रहा है। क्या है इस मुद्दे का पंच? बताएं प्रज्ञा। अभिसार, मेरा मानना है कि धर्म गुरुओं का काम नेता कर रहे हैं और नेताओं का काम धर्मगुरु करना चाह रहे हैं। तो ये अजीब सी जो विडंबना पैदा हो रही है, ये देश के लिए काफी खतरनाक हो सकती है आगे जाने वाले दिनों में। भाषा, एक सोमनाथ टूलकिट अचानक सामने उभर कर आ जाता है। कहा जाता है कि देखिए 1951 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, 1965 में जाके पूरा हुआ था, 14 साल का वक्त था। मगर जाहिर सी बात है, हालात अलग हैं। वहां पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहां एक पूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है। साफ तौर पर राजनीति दिखाई दे रही है। आए दिन मीडिया जो है विपक्ष को गाली देता है। मीडिया तक को शर्म नहीं आती कि इन दोनों जो है मंदिरों की तुलना जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और देखिए ना अभिसार, सबसे दिलचस्प ये है कि अचानक ही एक ही साथ सारे मीडिया घराने जागृत हो जाते हैं। जैसे लगता है कि उनके पास बिल्कुल प्राइम टाइम में एक साथ सारे शो है। ऑल ऑफ सडन बिल्कुल एक ही ढंग के लॉजिक, एक ही ढंग का तर्क, तकरीबन ग्राफिक भी एक ही ढंग के। मुझे लग रहा था जैसे इनकी ओबी वैन में तो कुछ कुछ अंतर है, किसी में राम आएंगे, किसी में कुछ है, सब में अयोध्या है, लेकिन सोमनाथ में आप देखिए कहीं से भी पैकेज कुछ और है ही नहीं। यानी आप ये काउंटर कर रहे हैं शंकराचार्यों को, क्योंकि उन्हें शंकराचार्यों को बिल्कुल निशाने पे लेना है। इसलिए वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, सोमनाथ का नहीं किया था, जबकि दोनों के आधार बिल्कुल अलग हैं। सारी भारत के लोग जानते हैं कि भाई सोमनाथ एक रीबिल्डिंग था। आप किसी भी मंदिर को दोबारा बना रहे हैं, उसकी स्थिति अलग है। राम मंदिर तो आप ही का मंदिर है, और जिसको आप कह रहे हैं कि 500 साल बाद आप लेकर आ रहे हैं, तो 500 साल बाद लेके आ रहे हैं तो मोदी जी इंतजार भी कर सकते थे, सरकार तो उन्हीं की थी। प्रज्ञा, यहां पर देखिए बुनियादी मुद्दा क्या है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो शंकराचार्य या निश्चलानंद सरस्वती, ये शंकराचार्य जो हैं वो सुविधावादी नहीं है भाजपा के लिए, तो उन्हें निमंत्रण ही नहीं जाता। कोई इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कि आप शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। सवाल यहां पर कि क्या हम शंकराचार्यों ने, जो खासकर इन 2 शंकराचार्यों ने अपनी बात रखी है, सरकार क्या डिफेंसिव पर आ रही है, या आपको लगता है कि परवाह नहीं है? अभी सर, थोड़ा बहुत डिफेंसिवनेस आ रही है भाजपा में। ये सच है कि मोदी जी वहां पे छाए रहेंगे 22 जनवरी को, लेकिन फिर भी जब धर्म के पालन का मुद्दा आएगा, जब रीति रिवाजों का मुद्दा आएगा, तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि भाई अगर हम पे ये आरोप आ रहा है कि हमने कोई कानून तोड़ा है, विधि विधान का कोई हमने फॉलो नहीं किया है, मगर तो उनके पास तो प्रचार तंत्र है ना। तो ये प्रचार तंत्र है, मीडिया है, मीडिया ये मुद्दे कहां उठाने वाला है? देखिए, प्रचार ही तो हो रहा है, प्रचार चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये धर्म और पॉलिटिक्स का मिश्रण है, इसमें बीजेपी को डिफेंसिव होना
रोना पड़ रहा है, कभी कांग्रेस पे आरोप लगा रही कि तुमने भी ये वाले विधि विधान नहीं फॉलो किए थे, हम भी नहीं कर रहे तो हम पे क्यों आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्यों की आवाज को कहीं ना कहीं बीजेपी उसके समर्थकों को सुननी पड़ी है। अब ये जो बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं भाषा, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी सुंदर पाठ करा रही है, मगर मुझे मीडिया के रवैये से एक बहुत ही जबरदस्त जो दोहरे मापदंड आ रहे हैं कि मीडिया अचानक कहने लगा क्या केजरीवाल ये राजनीति के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा राजनीति कौन कर रहा है 22 जनवरी को लेकर सब जानते हैं, महिमा मंडन किसका किया जा रहा है सब जानते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है इस तरह की लाइन अख्तियार करते हुए, इस तरह की पत्रकारिता करते हुए। अब देखिए, पत्रकारिता तो इस समय बल्ले बल्ले है। अगर रामायण सीरियल ना बना होता तो मुझे समझ नहीं आता था कि तमाम जो टीवी एंकर्स हैं वो 24 घंटे क्या दिखा रहे होते। रामानंद सागर का पूरा सीरियल एक एक घंटा आधा घंटा चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभिसार, मैं जहां प्रज्ञा कह रही है, मैं उस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखती कि बैकफुट पे बीजेपी नहीं है। यहां पर बीजेपी ने अपने औजार और बढ़ा दिए हैं, अपना अटैक और बढ़ा दिया है, और वो किसी भी तरह का डिसेंट या सवाल, और वो भी राम के नाम पर जो सवाल आपको नहीं लगता है, भाषा की प्रधानमंत्री के मन में एक हल्का सा एक कसक होगी, काश यजमान भी मैं बनता, मगर जो शादी है वो थोड़े से आड़े आ गई। एक हल्की सी कसक नहीं होगी उनके मन में? क्योंकि तमाम शंकराचार्यों ने भी कह दिया, कई और लोगों ने कह दिया कि भाई बिना पत्नी के आप ये पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आ गए थे, राजस्थान के सामने आ गए थे, छत्तीसगढ़ के आ गए थे, उसी तरह से एक नए जजमान जी भी आ गए हैं जो पत्नी के साथ बैठेंगे। लेकिन मैं आज यहां से, आप इस मंच से, हम सब ये दावे से कह सकते हैं कि 100% फोकस और कवरेज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और मोदी मय राम का होगा। बाकी कोई भी आ जाए उसकी तस्वीर नहीं होगी। शंकराचार्यों ने भी यही कहा है। विपक्ष का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि भाई वो आयोजन पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस की राजनीति को लेकर है। और फिर हमने ये भी देखा कि सरयू कई कांग्रेसी नेता गए, डुबकी लगाए। मैं बहुत इंप्रेस था अखिलेश यादव के रवैये से। उन्होंने कहा ठीक है मैं 22 को नहीं जाऊंगा, मगर चंपत राय को उन्होंने खत लिखा कि मैं अपने परिवार के साथ उसके बाद जरूर आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कांग्रेस, कम से कम राहुल गांधी उसमें पिछड़ गए? क्या आपको लगता है कि कम से कम सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगले दिन चले जाना चाहिए था? कम से कम ये जो दुष्प्रचार है उस पे तो लगाम लगता कि धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। देखिए, ऑपोजिशन चाहे कुछ भी करे, अब साउथ इंडिया से खबर आई कि जो पिछड़ी जातियों के एक सम्मेलन को एड्रेस करते हुए एक नेता ने कहा कि भाई हम राम मंदिर गए, हमें वहां कोई ऐसी भावना नहीं मिली स्पिरिचुअल, तो उस पे उन पे हमला। आम आदमी पार्टी करना चाह रही है, उस पे हमला। नहीं, आरजेडी ने ये कहा 22 जनवरी को राम नहीं आएंगे, उसको लेके किस तरह से मीडिया उन पर हमला कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि आरजेडी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो वाजिब हैं। वो कह रहे हैं कि आईआईटी बीएचयू में दुष्कर्म हो जाता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मणिपुर में प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, महिला पहलवानों की बेटियों पर खामोश रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, राम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, उससे जुड़ा है राजधर्म का पालन, उससे जुड़ा है राम राज्य। वो सब कहां है? बिल्कुल। तो 22 जनवरी के बाद क्या कुछ चीजें हैं, क्राइम होना बंद हो जाएगा, ये सब सवाल बाद में पैदा होंगे। लेकिन अभी एक सवाल है विपक्ष के सामने, खास तौर से कांग्रेस, जिस चीज से जिससे उनको इतना नुकसान हुआ है पॉलिटिक्स में, कई नेता उनके हैं जो इसका श्रेय भी लेना चाह रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन का स्थिति जरूर है ऑपोजिशन में, लेकिन वो चाहे कुछ भी करें, जो प्रचार तंत्र है उनके पीछे पड़ा रहेगा। देखिए, मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, सर के बल भी चला जाएगा तो भी उसे एंटी हिंदू और एंटी सेंटीमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं भाषा आपको। मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी को निमंत्रण गया था तो कई जो भाजपा प्रायोजित धर्मगुरु हैं, क्यों गया इस महिला को, कुछ लोग बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब वो नहीं आए तो ये बोला शुरू कर दिया, देखो साहब हिंदू धर्म, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, बिल्कुल उस तरह से पूरा तो चला आ रहा है। कि यहाँ पर देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपना आयोजन करूंगी और उसमें बहुत एक कायदे का स्टैंड लिया कि सर्वधर्म सभा करेंगी वो। तो ये एक, और काली के मंदिर में जाएंगी। सबके आराध्य अलग अलग होने चाहिए, और दरअसल भारत यही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस का यह कहकर एक स्टैंड लेना कि भाई आप ही का आयोजन है
और हम आपके देश के तमाम लोग देख रहे हैं कि कोने कोने में जहां जहां प्रचार है वहां पर मोदी जी की तस्वीर राम से बड़ी है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा आयोजन है, ये आयोजन तो एक ही तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आपने पोस्टर देखा है जिसमें वो रामलला का हाथ पकड़कर मोदी जी ले जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, कभी आप रामलला के दर्जे से ऊपर प्रधानमंत्री का दर्जा बताते हैं। ये तो चलिए पोस्टर है, प्रधानमंत्री ने तो ये तक उनकी तुलना लाभार्थियों से कर दी थी जी, कि जिस तरह से हमने लाभार्थियों को मकान दिए हैं, राम को भी हमने टेंट से निकाल के मकान में डाल दिया। इस तरह की शब्दावली आप कल्पना कर सकते हैं कोई और करे। और यही मैं जो दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूं, कल ही की खबर है प्रज्ञा, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरखनाथ के विश्वकर्मा मंदिर के बाहर कमल की तस्वीर बना रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है इस बार भी मोदी सरकार। आप सोच सकते हैं अखिलेश यादव साइकिल बना दे किसी मंदिर के बाहर, या राहुल गांधी जो है पंजा बना दे इस तरह से। दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग और लोगों को दिखाई नहीं देता है। जी, हमको ये भी देखना है कि भाजपा जो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाती है, वो उसके पीछे पीछे इस धर्म की राजनीति के आड़े किस तरह का भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। ये सवाल वो जनता जो प्रचार तंत्र है वो आपको ये रुकने ही नहीं देगा कि आप ये सवाल पूछ लें। और अभिसार इसमें जो टूल किट है, मतलब मैं उन लोगों के दिमाग तो बहुत जबरदस्त है भाई, कमाल है। इतनी कल्पनाशीलता है कि जो हम कहानी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, रियलिटी उससे भी बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आप देखिए कि एक के बाद एक जैसे ही थोड़ा वार होता है टूल किट आ जाएगा सोमनाथ का। किसने सोचा था कि सोमनाथ को लेकर वो राम मंदिर का डिफेंड करने लग जाएंगे। जैसे ही बात हुई कि शंकराचार्य, उन्होंने 4 लोग अपनी तरफ से खड़े कर दिए। और सुबह से शाम मुझे तो लग रहा है राम मंदिर बन रहा है, आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए, लेकिन देश में बाकी काम भी तो होगा। आप इंडिगो में भी उसी तरह से दिखाई देंगे, आप एक एरोप्लेन का स्टार्ट करेंगे वो दिखाई देगा, यानी 100% कुछ और नहीं प्रधानमंत्री भी सिर्फ मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इस पर आपत्ति नहीं है, मगर इससे पता चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का फोकस जो है वो पूरी तरह से इन मुद्दों पर है। परवाह ही नहीं है बिल्कुल कि और भी इस देश के मुद्दे हैं। 24 में सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है ना। मुझे तो ये दिक्कत भी है, और क्यों नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम जितने और मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनवरी में जो अहम मुद्दे हुए हैं जिन पर मोदी जी की पूरी तरह से खामोशी है, आप वहां पर साइलेंट हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात नहीं करते हैं। बनारस की घटना तो आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला है, लेकिन आप देखिए कि सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ एक ही तरह का कवरेज है। आपने प्रचार तंत्र की बात की, प्रज्ञा शंकराचार्य ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें केंद्र के एक मंत्री का कॉल आया और उन्होंने कहा कि देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर हम सत्ता से चले गए 2024 में तो नई सरकार जो आएगी वो मंदिर का जो है निर्माण रोक देगी। आप सोच रहे हैं दिमाग में ये किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, किस तरह का दुष्प्रचार चलाया जाता है। और ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है हु नेवर गिव्स अप, यानी कि हर रास्ते से जी झूठ का सहारा लेके। शंकराचार्य को खिलाफ देखिए, वो रामदेव के पीर जाते हैं, वहां फूल अर्पित करते हैं, पुरानी तस्वीर है। ये झूठ चलाया जाता है कि देखो मुस्लिम के मजारों पे जाके तो फूल अर्पित कर रहे हैं, मगर राम मंदिर में जाने का वक्त नहीं है। और सोच देखिए, उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो क्लैरिफाई करें। लेकिन भाषा से मैं एक चीज पे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। मैं कल रात को मीडिया देख रही थी, अपने चैनलों पे जो रिपोर्टर हैं वो गए हुए हैं अयोध्या, वहां भ्रमण कर रहे हैं, साधु संतों से पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। जब वो जवाब देते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं कि अच्छा आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं। तो फिर साधु संत कहते हैं कि जी अब टाइम आ गया है कि हम राजनीति में आएंगे। तो मोदी जी बीजेपी के लीडर धर्मगुरुओं का काम करेंगे, धर्मगुरु लीडर बनेंगे। ये तो बहुत अजीब एक स्थिति है। क्यों, ये सवाल पूछना चाहिए, क्यों ऐसा क्या करेंगे और इसीलिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष की चुनौती बहुत मुश्किल है। और ऐसे में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की है। अब अगर न्याय यात्रा की बात करें, उस न्याय यात्रा में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मेरा हिंदू होने का मायना और मोदी जी का जो है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आखिर वो क्यों मंदिर के निमंत्रण पर नहीं गए। मगर बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी जो जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, क्या जनता में उसकी धमक है, क्या जनता में उसकी गूंज है? क्योंकि उनकी जो लड़ाई है
वो 22 जनवरी के आयोजन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं, जहां राम के समकक्ष और कभी कभी उनसे भी बड़ा प्रधानमंत्री को फोकस किया जाता है। तो क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को चुनावी लाभ पहुंचा पाएगी? क्या इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगे प्रज्ञा से। अभिसार, फायदा नुकसान तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी तक न्याय का सही तरह से मायने क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, वो अभी जनता तक वो मैसेज नहीं पहुंचा है। इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा मीडिया का। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यह एक जोखिम भरा कदम है और यह जोखिम उसे उठाना ही था, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस समय सड़कों पर नहीं होते तो आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई भी खबर, इतनी छोटी खबर भी कांग्रेस या विपक्ष के बारे में होती नहीं होती। तो शायद जो लोग इन तमाम जमीनी मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की यात्रा का निकलना और पॉलिटिकल मैसेज, मुझे लगता है इस यात्रा में इनको देना जरूरी है कि यह एक चुनावी यात्रा है जिसमें चुनावी जीत सुनिश्चित करनी होगी राहुल गांधी और उनकी टीम को। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि राहुल गांधी के पास इस न्याय यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो चुनावी सभाएं भी करेंगे उन्हें कोई नहीं दिखाने वाला है। न्याय यात्रा के जरिए विवाद पैदा होंगे, कम से कम उसी सहारे उसकी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप यात्रा करते हैं तब आप जनता से रूबरू होते हैं, उनसे, उनकी समस्याओं से सीधे तौर पर दो चार होते हैं। उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता एक राजनेता के लिए और देश की समस्याओं को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि न्याय यात्रा जो है बहुत जरूरी थी। मैं समझना चाहता हूं भाषा, कि आपको नहीं लगता है कि बेहतर होता कि वो समस्याओं को लेकर पैराट्रूप करते, यानी कि जहां कोई बड़ा मुद्दा हो रहा है आप वहां पहुंचिए, उसकी चर्चा कीजिए, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। मगर अब आप एक यात्रा से बंध गए हैं, एक रूट के हिसाब से, और अब 66 दिन, 66 बिल्कुल। days। अब अगर कोई बड़ी खबर होती है तो क्या आप उस यात्रा को तोड़ेंगे? तो ये सब भी एक मुद्दा है ना। और हम ये ना भूलें कि अब तो हम समर में आ गए, राजनीति के समर में, मुकाबले में आ गए, महाभारत में आ गए। लेकिन अभिसार, मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी जोखिम उठाया राहुल गांधी और पूरी टीम ने, और खासतौर से कांग्रेस ने, कि इसकी शुरुआत मणिपुर से की। यहां पर जो पूरे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें सिर्फ 11 लोकसभा सीटें हैं अभिसार। तो एक पॉलिटिकल पार्टी 11 लोकसभा सीटों को फोकस करते हुए नीचे आ रही है। तो ये एक कैलकुलेटिव रिस्क है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है कि वह यह भरोसा देते हैं कि भारत यहां से यहां है, सिर्फ ज्यादा सीटें जहां हैं वहां नहीं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया मणिपुर में, उन्होंने कहा कि यहां नहीं आए, और मिजोरम का जिक्र किया उन्होंने कि भाई मिजोरम में क्यों नहीं प्रधानमंत्री आए, सिर्फ एक राज्य ऐसा जहां चुनाव में चुनावी प्रचार करने मोदी नहीं गए। तो ये एक बहुत कैलकुलेटिव रिस्क है। इसमें अगर वो एक पॉलिटिकल मैसेज देते हैं कि भारत क्या है, और जस्टिस को भी जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, न्याय यानी क्या, तो मुझे लगता है कि अधिकार की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ा है। क्योंकि देखिए, मुझे ये साफ लगता है कि आज की तारीख में आप बीजेपी की बी पार्टी बन के कुछ नहीं कर सकते। आप बड़े राम भक्त बन जाएं, वो नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में देखा वो भाषा, जब कमलनाथ जो हैं वो भाजपा का अनुसरण कर रहे थे, विवादास्पद धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नतमस्तक हो रहे थे। आपके सामने नतीजा है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये दिग्गज हैं राजनीति के, और इनकी वही घिसी पिटी सोच। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये लकीर आपको खींचनी होगी कि आप किन मुद्दों पे पॉलिटिक्स करने और राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यह है कि इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कार्यक्रम रिकॉर्ड करने से पहले, कि भाई नागालैंड से जब उन्होंने जहां पहुंचे तो भाई आप चर्च क्यों पहुंच गए, वहां पर चर्च का मुद्दा उठाया जाने लगा। तो देखिए, इस तरह से इस व्यक्ति के सामने चुनौती है। मगर मैं कहता हूं, जब आगे बढ़ेगी तब आप बिहार पहुंचेंगे, बिहार जहां सही मायने में जातीय जनगणना की राजनीतिक जमीन है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता राष्ट्रीय तौर पर कमंडल के जवाब में मंडल है? क्या वही उनके लिए विकल्प है? अभी सर, ऐसा बहुत लोगों का आज भी मानना है कि कमंडल का जवाब मतलब मंडल से ही आएगा,
लेकिन सिर्फ एक सर्वे कर देने से ये सारी समस्या हल नहीं होगी। अभी के लिए हमें जो दिख रहा है कि कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में एक कोशिश है कि प्रिंसिपल्स के आधार पे, कुछ पॉलिसीज के आधार पे हम चलेंगे और हम अपनी मगर वो बात नैरेटिव करेंगे। सेट कहाँ कर पा रहे हैं नैरेटिव प्रज्ञा? सेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, देखिए एक नेता का काम क्या है मेन स्ट्रीम पार्टी का, लोगों से मिलना, तो ये तो उनकी मतलब 2019 के बाद उनका यही एक काम था, लोगों से मिलना, जनता से जुड़ना और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना। अब जितना वो कर पाएंगे 66 दिनों में वो अब आगे हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है, वो ये है कि अगर इनकी इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही कांग्रेस पार्टी की खास तौर से, तो फिर कहा जाएगा कि ये 66 दिन तक छिप रहे थे, मुद्दों से भाग रहे थे। आपको नहीं लगता लेकिन है आपको हाँ। मैं इस पे कहूंगी कि देखिए पॉलिटिक्स में और बाकी जगह काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो एक बार अगर मंडल कमंडल फाइट हो चुकी है, आप उसी टर्म में सोचें तो उतना फायदा नहीं होगा, आपको ऐड करना मगर वो पड़ेगा। उसको रीइन्वेंट कर रहे हैं ना, वो जाति जनगणना की बात लेकिन कर रहे देखिए हैं। मैं पांच जितनी विधानसभाओं में, हिस्सेदारी उसी हिसाब से भागीदारी की बात कर लेकिन रहे मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो ग्राउंड में गई 5 विधानसभा जो चुनाव हुए, हैं जी। राहुल गांधी ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन नीचे जब मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही बात कर रही हूं, आम मतदाताओं से नहीं, तो भी वो सब कुछ बोल रहे हैं। जाति जनगणना मध्य प्रदेश में नहीं था, राजस्थान में नहीं था, तेलंगाना में नहीं था। तो सवाल है कि आप जो नैरेटिव बोल रहे हैं उसके लिए आपको नीचे तक तो लोगों तक पहुंचाना और इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर तब्दील करना, मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। यहां उनकी एक मिसिंग स्ट्रैटेजी है। जो प्रज्ञा कह रही थी न्याय यानी क्या, राहुल गांधी ने बहुत साफ कह दिया। हमने आपने देख लिया कि उन्होंने क्या कहा, हमने आपने देख लिया कि उन्होंने हिंदू होने के मायने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है ब्रॉडली सारे लोग इसी तरह से सोचते हैं कि भाई हिंदू यानी क्या, जो न्याय के पक्ष में खड़ा हो, जो ये खड़ा हो, एक डेफिनेशन है वो भी। लेकिन आप इसे पहुंचाएंगे कैसे? एक व्हीकल तो आपको इजाद करना पड़ेगा। जो न्याय यात्रा अगर नहीं कर पाती है तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। और एक और चीज है यहाँ पर, मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस रणनीति पर विचार करना है कि जिन राज्यों में उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है, मसलन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिसमें हार का सामना करना पड़े था, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी हो, आपके क्योंकि देखिए, गठबंधन कैसे आएंगे? क्योंकि अगर आप वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि भाई 2024 के बाद वो सबसे विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा वाली सीट्स वाली पार्टी ना रह हाँ जाए। भाई, अभी आपके पास लक्ष्य है कि आप 100, ये जो पूरी की पूरी यात्रा निकल रही है 100 लोकसभा सीटों पे केंद्रित है ये। तो मुझे लगता है ये रणनीति होनी चाहिए और सबको खुल के बोलना चाहिए। ये शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अरे आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में है, आपकी पॉलिटिक्स ही चुनाव जीतना है, तो आपको वो एजेंडा सेट करना और बताना कि हम ये 100 लोकसभा सीटें जो हमारे रास्ते में पड़ेंगी उनमें हम कितनी जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। अब सारी हमने पहले भी कहा इसी शो पे कि भाई वोट तो मांगने पे ही मिलता है, अगर आप मांगिएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो कांग्रेस पार्टी को ये हिचक है वो छोड़ देनी चाहिए अभी, क्योंकि उनको वोट मिलेगा तभी जब वो कहेंगे कि हम इस यात्रा को वोटों के लिए कर रहे हैं और उसके बदले में हम आपको एक ऐसा देश देंगे जो आपको धर्म और जाति के आधार पे बांटेगा। और बार बार ये कहना कि हम गांधी जी ने ऐसा किया था, अरे भाई अब आप आ जाइए कि आप 2023-24 में हैं, तो 23-24 की पॉलिटिक्स अलग है। मगर जानते हैं भाषा, उनके सामने चुनौती ये भी है, आपने कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को सुना होगा, पढ़ा होगा बीते हफ्ते, कि राहुल गांधी ये यात्रा अपने छवि को सुधारने के लिए कर रहे हैं। और यही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि भाई राम मंदिर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कितनी हास्यास्पद है। राम मंदिर ये से सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पिछले 50-60 सालों से इनकी निगाह राजनीति पर है और वो ये तर्क लेकर आते हैं कि राम मंदिर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के बारे में जब कहा जाता है कि यात्रा का मकसद ये हो सकता है कि वो अपनी छवि सुधारना चाह सकते हैं, ये आंशिक तौर पर सही भी है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने तो बहुत क्लोजली फॉलो किया सोशल मीडिया को, ट्विटर अब जो एक्स के तौर पर है, आप देखिए तुरंत ही ट्रेंड करवा दिया गया पप्पू। जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड कराने की कोशिश थी पप्पू, और पप्पू इज बैक टाइप, इस तरह की चीजें चल रही थी। यानी अगर आप इमेज नहीं बिल्डअप करते तो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे? अगर आपने एक चीज नोटिस की है भाषा, कि इस बार तो बाउंस, उस बार तो क्लिक ही नहीं हो पा रहा। भारत जोड़ो यात्रा से एक फायदा हुआ है कि लोगों को लगा है कि देश में सिर्फ एक ही नेता नहीं है, बाकी नेता भी हैं जिन पर बात यही होनी नहीं, चाहिए। आपने एक और चीज पे गौर किया होगा, हालांकि भाजपा से हमें आगे भी उम्मीद करनी चाहिए। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जैसी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी,
तो तुरंत उनके खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार शुरू हो गया था। आपको याद है माननीय स्मृति जी, जो कथित तौर पर महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने अचानक झूठ बोला कि देखिए स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, वहां से यात्रा शुरू करनी थी। संबित पात्रा, सीटी रवि, तमाम लोग जो हैं झूठ बोलना शुरू किया था। एक ही ढंग का टूल किट। इस बार वो नहीं है क्योंकि इस बार उनके लिए मुश्किल है कि एक बड़ी लकीर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से खींच चुके हैं, लिहाजा उस तरह का प्रचार नहीं है। और उस तरह का प्रचार करने के लिए वो सोचते हैं कि अगर बोलेंगे भी तो राम मंदिर और मोदी जी से फोकस हट जाएगा, तो 100% फोकस वहीं पर है। और मणिपुर पे उनके पास बोलने के लिए है ही क्या। ये भी। तो चलिए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे बड़े मुद्दे का। कहने को ये छोटा सा घटनाक्रम है, मगर वो बताता है कि गोदी मीडिया में सांप्रदायिकता किस हद तक बढ़ी है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में अराजकता पैदा करना है। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में खबर आई थी कि 3 मुसलमानों ने उज्जैन में एक धार्मिक जुलूस पर थूका। 2 महीने तक नाबालिग जेल में रहे, उन्हें रिहा करना पड़ा। और अभी दिसंबर में जो तीसरा था, और तीनों मुसलमान थे, तीसरे को भी रिहा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जिन 2 लोगों को गवाह बनाया था, उन्होंने कहा कि हमसे कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और वो वीडियो भी जो सामने आया था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, या तो वो पानी फेंक रहे थे या थूक रहे थे। मगर आपको याद होगा गोदी मीडिया ने उस पर कितना गंदा प्रचार चलाया। मुझे याद आ गई तबलीगी जमात वाले मामले की। उस वक्त भी गोदी मीडिया ने इसी तरह का झूठा प्रचार चलाया था, और फिर औरंगाबाद हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया था। तो ये जो सांप्रदायिकता की हद है ना, ये गोदी मीडिया ने पार कर दी है। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगी भाषा। अभिसार, मेरा मानना है कि यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक कृत है। ये ऐसा एक्ट जिसमें आप एक समाज को, एक समुदाय को टारगेट करते हैं और बिना किसी एविडेंस के आप इस तरह से उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोर्ट को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की नफरत फैलाने वाले टीवी चैनल और अधिकारी जो इस तरह के काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कम से कम ऑब्जर्वेशन, और बोले कोर्ट। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि जब ये खबर आई थी तो सबसे ज्यादा दुष्प्रचार इस देश के सबसे धनी आदमी के न्यूज चैनल ने किया था, झूठ चलाया था। इत्तेफाकन इनका एक एंकर है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी है, वो अब भी नहीं सुधरा है। आज जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, इसमें मेरा जो पंच है ये कि जो देश के धन्ना सेठ है उनका क्या काम है? बिजनेस करना। क्या सांप्रदायिकता के जरिए वो अपना बिजनेस करेंगे? क्या सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी पैड बिठाने के लिए आपको कम्युनलिज्म, झूठ, इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या इस मुद्दे का पंच? बताएं प्रज्ञा। अभिसार, बचता क्या है मध्य प्रदेश के इस पूरे वाकये के बाद? बचता है सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर। यही एक चीज रह गई है उस पूरे वाकये में जो इस सरकार को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है, बुलडोजर। भाषा वाकई शॉकिंग था, यानी कि अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। और सिर्फ ये मामला नहीं, हमारे सामने जहांगीरपुरी, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकायदा जब वो बुलडोजर चलाया जा रहा था तब आदेश दिया था, और मैं नहीं भूला हूं, वहां पहुंच गई थी बहुत ही सवार होकर। हाँ, सवार होके। और आप जानते हैं इन सब के पीछे की भी एक राजनीति होती है, क्योंकि वो जो बुलडोजर पे कूद रही थी, मुझे पता चला था कि वो अपने पति का ट्रांसफर जो नॉर्थ ईस्ट हो गया था उसे रुकवाने के लिए कर रहे थे। मतलब हर किसी की अपनी जो हित जुड़े हुए हैं, और वो रोकने में कामयाब भी हो गई थी अपने पति का ट्रांसफर। आप सोचिए, अपने घर को बर्बाद करके अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने घर को बचाने। और देखिए, दिस इज क्रिमिनल। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, दिस इज क्रिमिनल, कि आपने उस उज्जैन वाले घटनाक्रम को लेकर इतना जहर फैलाया। अब जबकि अदालत का फैसला आ गया है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और देखिए ना, कितनी हैरानी की बात है, हम सब, आपने जैसा पहले कहा, तबलीगी जमात, हम सारे लोग यहीं पर मौजूद थे और देख के हैरान थे कि एक समाज के खिलाफ कितनी नफरत। आप सब्जी बेचने वाला वो थूक रहा है, खाना बनाने वाला है वो थूक रहा है। मतलब इस तरह के फेक वीडियोस, वो तो ऑल्ट न्यूज जुबेर और प्रतीक की पूरी टीम थी जो लगातार इसको सामने ला रही थी। लेकिन ये बात मुझे बहुत दुख देती है अभिसार, इस तरह के जो फैसले आते हैं उनमें ये जो दोषी लोग हैं जिनकी वजह से ये नफरत हुई, ये जो पूरा एजेंडा और ये पूरा इकोसिस्टम है इनका नफरत फैलाने का,
उस पर कोई बात नहीं होती। कब तक, आखिर कब तक इस तरह से बुलडोजर से आपने घर गिरा दिया? मैं पूछना चाहती हूं कि आज की तारीख में जब साबित हुआ कि सारा फर्जी है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह घर बना और के सबसे बड़ी बात, compensation कैलाश दे? विजयवर्गीय जैसे नेता, भाजपा के तमाम जो नेता थे, वो बुलंद आवाज में कह रहे थे कि महाकाल पे जो थूकेगा उसकी हम ऐसी तैसी कर देंगे। आज सब चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? खामोशी क्यों है इस तरह से? मैं कुछ और कहना चाहता हूं यहां पर। मेरा यह कहना है कि एडवर्टाइजर्स को क्या उनके अंदर एक अंतरात्मा नहीं कि आप ऐसे न्यूज चैनल्स में अपना विज्ञापन देते हैं जो घोर सांप्रदायिक हैं, जो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं? देयर हैव टू बी सम कॉस्ट दैट हैव टू बी इंपोज। किसी एनबीडीएसए से, किसी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर इन पर फाइनेंशियल कॉस्ट होनी पड़ेगी। क्या ये करेंगे या मिले हुए हैं सब साथ में? देखिए अभिसार, इस पूरे इंसिडेंट से हम ये समझते कि जो हम समझते कि सरकार क्या है, उसका मतलब ही बदल दिया गया है। आप वो सरकार हो जो घर बना के लोगों को देगी, या आप वो सरकार हैं जो घरों को तोड़ेगी गली मोहल्लों में जा जाकर। और इसमें उस वीडियो में ये भी दिखता है कि जब वो एक घर को तोड़ रहे हैं तो उसके बगल वाले सारे घर खतरे में आ जाते हैं। ये बहुत गलत है। किसी अपराधी के घर को तोड़ देना, ये कहाँ का अन्याय है? तो आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पश्चाताप करेंगे? नहीं, मगर ढोल एक और नहीं, नताशे, भाई, एक और चीज ढोल है, बज ये रहे भी थे। शर्तों के साथ है जी। वो जो आईआईटी बीएचयू के दुष्कर्म के 3 आरोपी हैं, मैं आरोपी कह रहा हूं, मैं अब भी गुनाहगार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपने मंच पर बात करता हूं तो मैं कानून सम्मत बात करता हूं। 3 आरोपी थे, उनके घर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। यानी कि जहां पर आरोपी भाजपा से जुड़े हों उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चलता है। महिला पहलवान जो संघर्ष करती हैं, आपकी चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के कारनामों को जिक्र है, वहां बुलडोजर क्यों खामोश हो जाता है? नहीं, और तो ये तो बुलडोजर शर्तों पर चल रहा है ना। बिल्कुल। एक और चीज है, इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि देखिए, अगर हमने इस समुदाय के एक घर को टूटता हुआ देखा है तो दूसरे वाले को भी देखा है। तो क्या मतलब, अब सरकार का मतलब यह है कि वो हर समुदाय का घर तोड़ेगी? ये तो बिल्कुल समझ से परे है। नहीं, और यही नहीं भाषा, मुझे लगता है इसमें जो सबसे डिसअपॉइंटिंग, मैं इन कड़े शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, सबसे ज्यादा खेदजनक अदालतों का रवैया है। अदालतों को सुओ मोटो कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अदालतें खामोश हैं, कई मुद्दों पर तो उनकी खामोशी बहुत रहस्यमय बन जाती है। इन मुद्दों पर, कम से कम बुलडोजर वाले मुद्दे पर, आपको कानून सम्मत होना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि बुलडोजर जस्टिस नहीं है, ये कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि इंस्टेंट जस्टिस आप दे रहे हैं, और वो भी सेलेक्टिव। क्योंकि बात सही है प्रज्ञा की, भाई बुलडोजर कैसे रूल ऑफ लॉ हो सकता है? अगर रूल ऑफ लॉ है तो कोर्ट बंद कर दीजिए जहां जिसका मन आए। लेकिन देखिए, आपने जिक्र किया बीएचयू वाली घटना का। 2 महीने तक वे अपराधी, जो आरोपी हैं, वे घूमते रहे, और यही घूमते नहीं रहे, बीजेपी का चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे थे। नहीं, और यही आप नहीं, देखिए कि सारी चीजें नहीं, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास 3 दिनों में पूरा केस तैयार हो गया था। कोई उन्होंने जल्दबाजी, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई उन तीनों पर कार्रवाई करने के लिए। ये दोहरे मापदंड है। और कहीं से भी मीडिया में सब कुछ आने के बाद भी चर्चा नहीं, कोई फॉलो अप स्टोरीज आपको दिखाई नहीं देती। ये बताता है कि दरअसल जस्टिस सिस्टम क्या है। मकान तोड़ने के लिए आप पहुंच गए सिर्फ थूकने पर। मैं कह रही हूं कि अगर थूका, ये तो पता चल गया कि नहीं थूका, अगर किसी ने थूका भी, तो ये कहां का न्याय है? क्या हम बिल्कुल बार्बरिज्म में आ गए, मध्ययुगीन में, कि किसी ने काटा तो हाथ काट दीजिए, चोरी का हाथ काटिए, झूठ बोलने वाले के जीभ काटिए? ये कहां का बार्बरिज्म है? मतलब बर्बर युग की बात है ना, कि आप थूकने के आधार पे एक पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी घर गिरा देती है। उस घर में सिर्फ वो 3 लोग नहीं रहते ना, बहुत लोग रहते हैं, और वो भी ढोल तो पीटते आप हुए। सारे लोग, नगाड़ा बज रहा है, जश्न मन रहा है। तो ये एक जो बिल्कुल भीड़ तंत्र हावी कर दिया गया है अंग्रेजी में एक संप्रदाय के खिलाफ, सिर्फ एक रिलीजन पर है, ये ध्यान दीजिए आप। अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्टोपिया, यानी कि जो हो रहा है देश में वो कल्पना से भी विचित्र है। उस पे चर्चा करना, आप ना उस पे हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। मेरे ख्याल से भारत को उसी तरफ ढकेला जा रहा है, बिल्कुल डिस्टोपियन सा, जैसे कहते हैं भविष्य, एक डिस्टोपियन सा भारत। ये डिस्टोपियन इससे लग रहा है अभिसार, क्योंकि जो आपने सबसे पहले चीज कही थी कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर बढ़ता जा रहा है, वो भी तो किसी पॉलिसी के अंतर्गत ही हो रहा है। उससे ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसकी मतलब जो कॉस्ट है वो ऑर्डिनरी जो सिटीजन है वो पे कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा और भाषा।
इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।